Hello, students. Good morning to all of you. स्टैंडर्ड 9 में सब्जेक्ट हिंदी। आज फिर से आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आई होप आप सब लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम आ रही है उसकी तैयारियां आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक में से काव्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। वीरों का कैसा हो वसंत। रानी लक्ष्मीबाई जैसी ही एक लड़वैया कह सकते हैं उसको कि भारत को आज़ादी दिलाने में सुभद्रा कुमारी चौहान उनका भी बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। उन्होंने अपने काव्य और लेखन में जो लड़ाई थी हमारी भारत को छुड़ाने की, उसमें उनका योगदान रहा है। जितना योगदान रानी लक्ष्मीबाई का रहा है उतना ही योगदान सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी रहा है। इस कवयित्री ने यहाँ पर वीरों का कैसा हो वसंत ये काव्य प्रस्तुत किया है। आपको काव्य का शीर्षक देखते ही समझ में आ गया होगा कि यह काव्य जो जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं हमारी रक्षा करने के लिए, जो वीर शहीद हो रहे हैं उनके जीवन गाथा के ऊपर यह काव्य लिखा गया है। वीरों का कैसा हो वसंत, यानी कि हम घर पर रहकर सभी फेस्टिवल्स, सभी जो त्यौहार होते हैं वह अच्छी तरीके से मनाते हैं, लेकिन जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं, जो जवान हमारे भारत की बॉर्डर पर रहकर हमें सुरक्षा प्राप्त करते हैं, उनका वसंत कैसा होता है, यानी कि वह त्यौहार भी अच्छी तरीके से नहीं मना पाते हैं। देखते हैं यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी ने क्या लिखा है इस काव्य में। सुभद्रा कुमारी चौहान इस काव्य की कवयित्री है। उनका जन्म सन 1904 में और उनका निधन सन 1948 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी सन की फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया।
सुभद्रा कुमारी चौहान ने न केवल स्वतंत्र सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधारा उनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्होंने सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गई है। तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। देखिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी लिखा है कि उन्होंने आंदोलन में तो भाग लिया ही था देश को छुड़ाने के लिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने साहित्य सृजन में भी अपने विपुल मात्रा में उन्होंने काव्य और कई रचनाएं दी है। यहाँ पर जो प्रस्तुत काव्य है उसमें उन्होंने वीरों की शूरवीरता को प्रस्तुत किया है कि वह चारों दिशाओं में से रहकर भी हमारी सुरक्षा अच्छी तरीके से करते हैं और अपने जीवन की परवाह ना करते हुए वह हमारी रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में तैनात है। तो अब हम काव्य की शुरुआत करते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही है हिमाचल से पुकार, है उद्धि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। देखिए यहाँ पर सुभद्रा कुमारी जी ने वीरों के बारे में लिखा है कि वीरों का कैसा हो वसंत, इनकी जो वसंत ऋतु है उसमें अपने आप ही सौंदर्य और प्राकृतिक माहौल अलग होता है। वह ऋतु अपने आप में ही प्रसिद्ध है। प्रकृति का हर रूप इस ऋतु में निखर उठता है। तभी तो हम सभी को वसंत ऋतु बहुत प्रिय है। उसमें पौधे पेड़ सभी हरे भरे हो जाते हैं। इस सौंदर्य को छोड़कर भी जो वीर होते हैं वह शत्रुओं से लड़ते हैं और उनको परास्त करने में रुचि रखते हैं। उन्हें बाग बगीचे नहीं, लेकिन उन्हें अपने शौर्य और पराक्रम के फूल खिलाना पसंद होता है। इसीलिए यहाँ पर कवयित्री ने वसंत ऋतु के साथ साथ वीरों का कैसा हो वसंत, इन दोनों बातों को अपने काव्य में रखा है। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उद्धि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग्दिगंतन, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि हिमाचल यानी कि हमारा जो हिमालय पर्वत है
वहाँ से पुकार आ रही है और उदधि, उदधि यानी कि सागर। देखिए यहाँ पर उदधि लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है सागर। जो सागर है वह भी गरज गरज कर यह सवाल पूछ रहा है। पूर्व पश्चिम भूनभ अपार यानी कि पूर्व पश्चिम और आदि सभी दिशाओं से एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत यानी कि सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। भू, भू यानी कि पृथ्वी और नभ यानी कि आकाश। आप यहाँ पर यह शब्द याद रख सकते हैं कि प्राची यानी कि पूर्व दिशा, भू यानी कि पृथ्वी भूमि और नभ यानी कि आकाश। दिग दिगंत यानी कि सभी दिशाओं से। दिग का मतलब होता है दिशा। तो हिमाचल पर्वत से लेकर जो सागर है वह भी गरज कर यही सवाल पूछ रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। प्राची पूर्व पश्चिम यानी कि पूर्व पश्चिम और पृथ्वी आकाश यह भी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं और सारी दिशाओं से एक ही आवाज़ आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। सभी जवान होते हैं वह बॉर्डर पर लड़ते रहते हैं। तो कोई भी ऋतु हो तो वह लड़ते ही रहते हैं, उसे अपनी परवाह नहीं होती है। इसीलिए वसंत जैसा भी हो लेकिन वीरों का एक ही काम होता है कि वह अपनी शौर्य और वीरता से विजय प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं। फूलों सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आप सभी को एक बात यहाँ नोटिस करनी है कि इस काव्य में भी कई ऐसे शब्द हैं जो आपको समानार्थी शब्द में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को मैं जब शब्दों का अर्थ बता रही हूँ तो वह नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि सभी शब्द है वह आपको पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए हैं। फूली सरसों ने दिया रंग यानी कि वसंत ऋतु में जो सरसों होता है वह एकदम फूल के उभर आता है और जो सरसों होते हैं उसके ऊपर पीले रंग के फूल खिल उठते हैं। जब वसंत ऋतु आती है तब सरसों के ऊपर जो पीले रंग के फूल आ जाते हैं वह एक तरह की निशानी होती है कि वसंत ऋतु आ गई है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग यानी कि यहाँ पर मधु, मधु का अर्थ शहद भी होता है, लेकिन इस काव्य में उसका अर्थ शराब, मदिरा
ऐसे लेना है मधु का अर्थ कि पहुंचा अनंग। अनंग यानी कि जो कामदेव है वह शराब लेकर आप पहुँचे हैं। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग। वसु वसुधा यानी कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वह भी दुल्हन की तरह सजकर प्रसन्न हो रही है। और हे वीर वेश में किंतु कंत, यानी कि जो वीर है हमारे वह इनमें इन सब चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते। हमारे वीरों को ऐसी कोई बात से फर्क नहीं पड़ता है। वह तो अपना वीर वेश धारण कर कर यही बताना चाहते हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। आप सभी को एक बात जानकर अच्छा लगेगा कि जब वसंत ऋतु आती है तब सभी पेड़ पौधे अपने आप में नए पत्ते और नए फूल उस पे आ जाते हैं। उससे जो बाग बगीचे होते हैं वह हरे भरे हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वसंत ऋतु में जो सरसों होते हैं उस पर पीले रंग के फूल आ जाते हैं। जो कामदेव है वह मदिरा लेकर पहुँच जाते हैं। और वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, यानी कि हमारी पृथ्वी भी इस हरे भरे रंग से दुल्हन के जैसी सजकर प्रसन्न हो जाती है। लेकिन इन सभी बातों से जो वीर है, जो जवान है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपने आप में शौर्य और पराक्रम से अपना वीर वेश धारण करना चाहते हैं। वीर वेश में किंतु कंत, वह अपने वीर वेश में ही अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए वह कहते हैं वीरों का कैसा हो वसंत। तो वीरों का वसंत ऐसा ही होता है कि वह अपना शौर्य और पराक्रम जो हमारी देश की रक्षा करने में जुड़े रहते हैं। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, यानी कि जो कोकिला, जो कोयल है वह अपनी कूक कर रही है, यानी कि वह अपने तान में ही आवाज़ निकाल रही है। कोकिला का मतलब यहाँ पर कोयल होता है। जो कोयल है वह ताने भर भर कर कूक कर रही है। कूक रही है यानी कि वह आवाज़ कर रही है। मारू बाजे पर उधर गान, मारू बाजे यानी कि जब कोई युद्ध पर जाने वाला होता है तब जो बाजे बजाए जाते हैं वह
बजाने का गान सुनाई दे रहा है। मारू मारू यानी कि रणभूमि में जाने के लिए जो शंखनाद होता है वह इधर बज रहा है। यानी कि वसंत होने के कारण एक और कोयल है वह कूक रही है, तो उधर रेगिस्तान में लड़ने के लिए बाजे बज रहे हैं। रंग और रण का विधान यानी कि एक और वसंत होने के कारण कई रंग खिल चुके हैं। जो धरती है, पृथ्वी है, वह पुलकित हो चुकी है। पुलकित यानी कि हरे भरे रंगों से प्रसन्न हो चुकी है। और दूसरी ओर रण का विधान यानी कि रण में युद्ध करने की तैयारी हो रही है। मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। मिलने आए हैं आदि अंत यानी कि युद्ध पर जाने से पहले ऐसा लग रहा है कि जो जीवन के सफर में जो यादें हैं वह दोबारा मिलने आई है। तो वीरों को ऐसा लग रहा है कि युद्ध पर जाने से पहले जो आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू है वह उसे मिलने आए हैं और पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पर भी वीरों के लिए वसंत तो एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी हमारी कवियत्री ने लिखा है कि एक तरफ कोयल है वह वसंत के मज़े लेकर कूक रही है, तो दूसरी तरफ जो वीर है उसका वसंत ऐसा है कि उसे रेगिस्तान में युद्ध करने जाना पड़ रहा है। एक और रंग और हरी भरी पृथ्वी पुलकित हो उठी है, तो दूसरी ओर जो जवान है, जो वीर है, उसे रण में युद्ध करने के लिए जाना पड़ रहा है। मिलने आए हैं आदि अंत, यहाँ पर जो वीर है, जो जवान है, उसे ऐसा लग रहा है कि जीवन में उन्होंने जो पल व्यतीत किए हैं वो उन्हें दोबारा से मिलने को आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसा डर होता है कि युद्ध में लड़ने के बाद वह घर वापस आ सकेंगे या नहीं। इसीलिए वह जीवन में बिताए हुए पलों को याद करके युद्ध में जाना चाहते हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि मिलने आए हैं आदि अंत, यानी कि जीवन में गुजारे हुए जो पल है वह आदि अंत यानी कि एक बार फिर से मिलने आए हैं। और उसी के साथ वह अपने आप से प्रश्न करते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आगे के जो 3 पंक्तियाँ हैं वह हम लोग कल के लेक्चर में देख लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मैंने अभी जो 3 पंक्तियाँ आप सभी को समझाई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जो भी शब्द है वो मैंने आप सभी को नोट डाउन करने के लिए कहा है, वह आपको समानार्थी शब्दों के लिए उपयोगी बन सकते हैं। तो आप यही शब्द है उसका अर्थ अपनी फेयरबुक में नोट डाउन करते जाना।
जैसे कि इस काव्य पंक्ति में मारू, तो इसका अर्थ है रेगिस्तान। फिर इसके आगे के पंक्ति में वसु वसुधा यानी कि पृथ्वी, वसुधा यानी कि पृथ्वी। और इस काव्य में मधु, मधु का अर्थ आप सभी को याद रखना है शराब, मदिरा। मधु का अर्थ शहद भी होता है। और इससे पहले की पंक्ति में उदधि, उदधि यानी कि सागर। फिर प्राची, प्राची यानी कि पूर्व। भू यानी कि भूमि, पृथ्वी। और नभ, नभ यानी कि आकाश। और एक और दिग, दिग दिगंत यानी कि दिशाएं। तो ये सभी शब्द आप अपनी फेयर बुक में नोट डाउन कर लेना। इसी के साथ आज का हमारा ऑनलाइन लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आप सभी को आज के होमवर्क में ये जो 3 पंक्तियाँ मैंने आप सभी को समझाई है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, इन 3 पंक्तियों का भावार्थ अपनी फेयर बुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।